हाँ हाँ तो कराएंगे बेटा, वो भी सब थर्मोकेमिस्ट्री है। बस इस वीक 2-3 दिन में खत्म। थर्मोकेमिस्ट्री 2 दिन की पूरी। देखो बेटा ध्यान से। अरे तो लास्ट क्लास में अपन ने बेटा कार्नोट इंजन पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा? कार्नोट इंजन। और कार्नोट इंजन से हमने क्या सबक सीखा था कि कोई भी इंजन हम बना नहीं सकते जिसकी एफिशिएंसी क्या हो बेटा 100% हो। मतलब उससे हमने क्या सीखा कि हम हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यही कार्नोट इंजन का क्या था बेटा? मेन मोटो था। अब हेडिंग लगाओ बेटा, कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। तो देखो बेटा एंट्रोपी होता क्या है बेटा? एंट्रोपी एक सिंपल सी कहानी है, डायरेक्ट मेजरमेंट रेंडमनेस का, कि कोई सिस्टम रैंडम है कि नहीं है। क्लियर है? तो लिखो एंट्रोपी इज डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ, एंट्रोपी इज डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ, एंट्रोपी इज डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ randomness और डिसऑर्डरनेस। एंट्रोपी इज डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ randomness एंड डिसऑर्डरनेस। बेटा randomness और डिसऑर्डरनेस का क्या है बेटा? मेजरमेंट है। हमारी बात में उसमें वो कोई पंगा नहीं है कि डायरेक्ट क्या है बेटा कि कितना रेंडम है कितना है, वो आपको ये देखना है। ये हमें एंट्रोपी वर्ड का मतलब यही है, कोई सिस्टम कितना रेंडम, जैसे तुम अभी अरेंज नहीं होगे कैसे हो बेटा? रेंडम हो। क्या हो बेटा? और देखो रेंडम होना एक यूनिवर्सल थिंग है। कैसी थिंग है बेटा? यूनिवर्स। आप यूनिवर्स को देखो, ये रेंडम अरेंज है, वो रेंडम है बेटा। कोई ऐसे अरेंज नहीं, सब लाइन में नहीं खड़े हैं। क्लियर है? एकदम रेंडमली फैला हुआ है। अब जितना एक बायोलॉजी में भी होता है कि जहां जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होती है लाइफ वहीं पे होती है। जैसे डेजर्ट में डाइवर्सिटी कम है तो लाइफ भी कम है। अब नदियों के पास जाओ, डाइवर्सिटी ज्यादा है तो वहां लाइफ भी ज्यादा है। क्लियर है? तो ये एक सिंपल सा फिनोमेना है, जहां रेंडमनेस होगी वहीं पे क्या होगा बेटा? लाइफ एग्जिस्ट करेगी। और ये हमें आप कहीं पर भी देखोगे तो हमेशा ये चीज दिखता है कि लाइफ वहीं पर है जहां डाइवर्सिटी, जहां पर क्या है बेटा? डाइवर्सिटी है। ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, क्यों है क्या पता नहीं, लेकिन दुनिया इस पे चलती है कि रैंडमनेस। क्या है बेटा? रैंडमनेस। क्लियर है? तो लिखो बेटा, अब तुम खुद देख लो, तुम अगर रोज एक ही रोटी खाओगे तो पक जाओगे, लेकिन 3-4 तरह की मिक्स करके खाओ, रैंडमनेस, स्वाद आएंगे। नहीं, इसमें बोल नहीं रहा पुराने वाले। नेक्स्ट लिखो, यहाँ तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट लिखो, इट इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर? इट इज ए स्टेट फंक्शन, इट इज ए स्टेट फंक्शन। अगर हमें रैंडमनेस की बात करें, एंट्रोपी किसकी ज्यादा होती है बेटा? गैस की। किसकी ज्यादा होती है बेटा? गैस की ज्यादा होती है लिक्विड से, और लिक्विड की होती है सॉलिड से। और सॉलिड में भी दो होते हैं बेटा, एक होता है एमोर्फस और एक होता है क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन की क्या होती है बेटा? कम। सबसे कम किसकी होती है? क्रिस्टलाइन की। क्लियर है? तो एमोर्फस क्या होता है बेटा? रैंडम होता है, सॉलिड स्टेट में पढ़ा था अपन ने, रैंडम। और क्रिस्टलाइन कैसा होता है? अरेंज। कैसा होता है? अरेंज। अब जो एंट्रोपी है वो गैस में सबसे ज्यादा होती है, इसी की बात मेजर करते हैं बेटा अपन। तो जो एंट्रोपी है बेटा वो प्रोपोर्शनल होती है बेटा नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। गैस के मोल की क्या होती है बेटा? ये प्रोपोर्शनल होती है। अरे ना, गैस के मोल की क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यही मेन फैक्टर है, यही क्या है बेटा आपका? मेन फैक्टर। आपको इसी से चेक करना है। फिर भी अपन क्या होता है कि अगर मान लो मोल सेम हो, इफ नंबर ऑफ मोल सेम, तो ऑलमोस्ट एंट्रोपी सेम होती है, बस माइनर सा डिफरेंस होता है। इफ नंबर ऑफ मोल इज सेम, इफ नंबर ऑफ मोल इज ए सेम, अगर बेटा आपके नंबर ऑफ मोल सेम है तो जो आपकी एंट्रोपी वो है वो प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ एटम की, नंबर ऑफ एटम। अब ये क्या होती है बेटा? नंबर ऑफ एटम होती है ना, ये एक तरह से ड्यू टू वाइब्रेशन, ड्यू टू वाइब्रेशन। बट हमें पता है
क्योंकि हम मोलिक्यूल का एटम क्या करेगा, वाइब्रेशन करेगा, क्या करेगा, वाइब्रेशन, उससे रेंडमनेस आएगी। और जितने ज्यादा एटम होंगे उतने वाइब्रेशनल क्या होगी बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा होंगे, क्योंकि बेटा रोटेशनल और ट्रांसलेशन तो फिक्स है। अब बचे हुए सारे वाइब्रेशन है, पढ़ा था। और जिसके पास जितने ज्यादा एटम होंगे उतने ही बचे हुए होंगे। भाई CO2 के पास टोटल कितने होते हैं, 9, तो उसमें से 3 तो ट्रांसलेशन हो गए, 2 रोटेशन, बाकी क्या है, वाइब्रेशन। अब जितने एटम होते उतने ज्यादा वाइब्रेशन होंगे। बोलो कोई दिक्कत है? ये पर ये वाला जो ऑर्डर है ये हमें सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स में चेक करना है, बाकी जगह नहीं। रीजन कि सर रीजन इसके अपन इसको मेन फैक्टर नहीं मानते। एटम मॉलिक्यूल के अंदर एटम, वो तो मोल हो गए ना। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है, जैसे CO2 में 3 है, H2 में 2 एटम है, क्लियर है। लेकिन ये फैक्टर क्या है बेटा, मेन नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हाई टेम्परेचर पर एक्टिव होते हैं। तो हाई टेम्परेचर नहीं हुआ तो इसे नेग्लेक्ट करने का बनता है सारा सारा। टेम्परेचर हाई नहीं हुआ तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हमारी बात में, क्योंकि ये वाइब्रेशन के कारण, किसके कारण होता है, वाइब्रेशन के कारण। भाई वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम के कारण ही तो होता है जो आपका रेंडमनेस आ रही है। और वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कहाँ होते हैं, हाई टेम्परेचर पे। किस पे होते हैं, हाई टेम्परेचर पे। जैसे मुझसे कहा कि H2 और 2H में से बताओ किसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा है, 2H का। क्यों? क्योंकि उसके मोल ज्यादा है, उसके मोल क्या है बेटा, ज्यादा है। अगर मैं डिग्री ऑफ हाई टेम्परेचर पे बात करूं, H2 और हीलियम में से किसका ज्यादा है, क्योंकि बेटा उसमें एटम क्या है, ज्यादा। मोल तो दोनों का एक एक है, लेकिन H2 के क्या है, एटम। ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, हाई टेम्परेचर पे। किस पे बेटा, मुझसे कहा गया C2H6 और C2H5, अब किसका ज्यादा है, C2H6 का। बोलो कोई दिक्कत है? मुझसे कहा गया कि N2O4 और NO2 का, N2O4 और 2NO2 का। तो पहले मैं मोल देखूंगा, मोल सेम हो जाए तो एटम देखूंगा। आगे बात समझ में? ठीक है, चले नेक्स्ट लिखो, एंट्रोपी। एंट्रोपी के ऊपर मैं पानी को दो चीज साथ में पूछ, अगर मैं H2O लिक्विड है बेटा, उसको H2O गैस में ले जाऊं तो बेटा एंट्रोपी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? तो आप क्या लिखोगे, एंट्रोपी डेल्टा चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी बेटा, ग्रेटर देन 0। एंट्रोपी चेंज क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। अगर मैं H2O सॉलिड को ले जाऊं तो H2O गैस में, तो क्या एंट्रोपी बढ़ेगी। अगर मैं H2O लिक्विड को H2O सॉलिड में ले जाऊं तो एंट्रोपी घटेगी। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? अगर मैं कहूं कि ड्यूरिंग रिएक्शन लिख दो तुम्हारे सामने, N2 प्लस 3H2 रिएक्ट करके बनाता है 2 अमोनिया, अब बताओ एंट्रोपी घटेगी या बढ़ी? घटेगी। सर कैसे? इसके मोल पर रिएक्शन करने से पहले इसके 3 मोल, इसके 1 मोल, कितने मोल है, 4 मोल। रिएक्शन के बाद कितने मोल है, 2 मोल। तो एंट्रोपी क्या होगी बेटा, घटेगी। क्लियर है? बोलो कोई दिक्कत है? हम जो चेंज लिख रहे हैं ना, एंट्रोपी चेंज, ये कैसे लिख रहे हैं बेटा, प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस है रिएक्टेंट की एंट्रोपी। ये तो चेंज हुआ, प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस है रिएक्टेंट की एंट्रोपी। नेक्स्ट वन है बेटा, मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज। अगर बेटा दो नॉन रिएक्टिंग गैसों को मिलाऊंगा, एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन आएंगी, तो दो तरह के एटम आए, रेंडमनेस बढ़ी है घटी, बढ़ गई। तो आप क्या लिखोगे, चेंज इन एंट्रोपी क्या आएगा बेटा, ग्रेटर देन 0। अब चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, अगर मैंने सॉल्यूशन बनाया तो क्या होगा बेटा, हमेशा बढ़ जाएगी बेटा, याद करो। क्योंकि अगर आप सॉल्यूशन बनाओगे तो सॉल्वेंट और सोल्यूट को मिलाओगे, दो अलग अलग तरह की चीजें आएंगी, और दो अलग अलग चीजें आएंगी तो क्या होगी बेटा, रेंडमनेस आई कि गई, बढ़ेगी ना। उससे क्या हो जाएगा बेटा, उसकी बात है। अगर सॉल्यूशन बना तो वो सॉल्यूशन नहीं बनाना। अगर आपने सॉल्यूशन बनाने की बात, अगर आपने सॉल्यूशन बनाया तो एंट्रोपी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी ना।
क्लियर है भाई? प्रिसिपिटेशन होगी तो बात अलग है, वो तो लिखा आएगा ना प्रिसिपिटेशन हुआ है। कोई सा डेविएशन हो, दो चीजें मिलाएगा तो सही ना तू। हाँ, पास पास आएंगे तो क्या मिलानी पड़े, सोलवेंट और सोल्यूट को तो मिलाएगी तू। ये ए टाइप का सोलवेंट है, ये बी टाइप का सोल्यूट है। अगर मिलाएगी तो मिलाने से पहले इसमें कोई डिसअरेंजमेंट है क्या? सारे ए और उसमें सारे ए, मिलाने के बाद ए और बी मिक्स हुए कि नहीं हुए? तो दो तरह की चीजें आई। रेंडमनेस का मतलब क्या है? दो तरह की चीजें होना, दो तरह की। ये तो हुआ रेंडमनेस, ये तो क्या है बेटा? बोलो कोई दिक्कत है? तो कोई सा सॉल्यूशन हो चाहिए, आइडियल नॉन आइडियल, वहां हमेशा याद रख डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो लिखते थे, आइडियल नॉन आइडियल सब में लिखते थे ना। क्यों? क्योंकि दो तरह के सॉल्यूशन को मिलाओगे तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी, दो चीजों को मिलाने पे एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। अलग अलग चीजें रैंडमनेस आएंगी। एक बॉक्स है उसमें सारे लाल पेन है, एक में सारे नीले पेन है, तो दोनों को जब मिक्स करेगी तो लाल नीला हो गया, रैंडम हो गया। फिर तो जब हाथ देके यूं निकालेगी तो जरूरी थोड़ी हर बार लाल पेन ही निकलेगा, लाल भी निकल सकता है और नीला भी। अगर एक लाल पेन के बॉक्स को नीले पेन के बॉक्स को मिला दे, फिर तो बिना देखे हाथ देके निकाल, तो रैंडम है, कोई सा भी पेन आ सकता है। रैंडमनेस बढ़ी है घट गई? बढ़ गई। आगे बात समझ ठीक है ऐसे। ले भाई, ले माता, साइड हो दिखता तो है नहीं, चश्मा लगा ले। तो इंसानों की बात है, भूतने को तो दिखता है ना। देखो बात इंसानों की वही कहां रही है। लिख तू लिख। चलो जी नेक्स्ट लिखो बेटा, मैथमेटिकल मैथमेटिकल वे ऑफ एंट्रोपी। वे तरीका, मैथमेटिकल मतलब मैथमेटिकल तरीका क्या है एंट्रोपी का ना। अब बेटा ये जो एंट्रोपी वर्ड आया ना, ये कार्नोट इंजन से आया था ना, फॉर रिवर्सिबल कार्नोट इंजन। जो रिवर्सिबल कार्नोट इंजन अपने पास, मुझे पता है बेटा उसकी जो एफिशिएंसी आई थी वो क्या आई थी, 1 - टी कोल्ड इंटू 100 इक्वल टू 1 - इंटू 100। ये था 100 से 100 कट जाएगा, क्या आएगा बेटा? 1 - टी हॉट माइन अपॉन टी कोल्ड इक्वल टू 1 - क्यू हॉट अपॉन ए क्यू कोल्ड। सॉरी, टी कोल्ड अपॉन टी हॉट, यही है बेटा। तो माइनस माइनस कट जाएंगे तो क्या आएगा बेटा? टी टी कोल्ड अपॉन टी हॉट इक्वल टू क्यू कोल्ड अपॉन ए क्यू हॉट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? क्यू हॉट अपॉन ए टी हॉट इक्वल टू, यही होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब बेटा मैं इसको इस तरफ लाऊं, किसको लाऊं? इस तरफ लाऊं, तो मुझे पता है क्यू हॉट अपॉन टी हॉट, प्लस मैं इस तरह से लिखूं माइनस क्यू कोल्ड अपॉन ए इक्वल टू 0। अब बेटा मुझे पता है कि जो क्यू कोल्ड वाली वैल्यू है वो नेगेटिव है, क्या है बेटा? क्योंकि ये तो बेटा एंडोथर्मिक थी, ये एक्सोथर्मिक थी, और एक्सोथर्मिक तो इसको अगर मैं सभी साइन रखूंगा तो क्या नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर मैं क्यू कोल्ड की वैल्यू रखूंगा तो -5 -7 इस तरह से होगी ना, रिलीज हुई थी। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आएगा बेटा? क्यू हॉट अपॉन ए टी हॉट प्लस क्यू कोल्ड अपॉन टी। क्यू हॉट क्यों नेगेटिव है? तो एब्जॉर्ब और एंडोथर्मिक है, वो तो पॉजिटिव है, उसका साइन तो एब्जॉर्ब ही हुई थी, कूल वाली जगह रिलीज हुई थी तो नेगेटिव है।
क्या आएगा सम, क्या आएगा बेटा, जीरो। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, समीशन ऑफ क्यू अपॉन टी इक्वल टू जीरो। सबका सम, सबका सम, अगर मान लो मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है x1 प्लस x2 प्लस ऐसे लिखा हुआ हो, तो इसे लिख देते हैं समीशन ऑफ xi, समीशन ऑफ xi। क्लियर है मैथमेटिकल तरीका लिखने का? क्लियर है? तो भाई मुझे पता है इस फंक्शन का समीशन कितना है बेटा, शून्य। क्लियर है? अब तो ध्यान से, अच्छा चुप हो, तेरे को बात पकड़नी जरूरी होती है कि इनको पता भी नहीं चलता है। हाँ, हाँ चलो ठीक है। अब ध्यान से, ये तेरे वो अब अगर कुछ भी बोली ना बात पकड़ के तो वही मारूंगा पकड़ के। क्लियर है? नेक्स्ट दो बेटा ध्यान से, अगर अपन इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखे, किस फॉर्म में लिखे बेटा, इंटीग्रेशन में समीशन को क्या, अगर मैं छोटे छोटे टुकड़ों में लिखूं तो क्या लिखूंगा, क्यू इक्वल डी क्यू अपॉन टी। अगर टेम्परेचर एक सेम रखते जाए कि बेटा टी चेंज करते हैं, डी क्यू अपॉन टी लिख दे, इक्वल टू क्या है बेटा आपका, तो इसी टर्म का नाम है बेटा एंट्रोपी। इसी टर्म का नाम क्या है, एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या है बेटा, डी क्यू रिवर्सिबल, डी क्यू अपॉन टी, डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन है टी। अब देखो ध्यान से कि सर मैं इसको इरिवर्सिबल लिखूं तो मैंने कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है आप रिवर्सिबल कर रहे हो कि हर बात में ध्यान दे, लेकिन ऑल ओवर फर्क पड़ेगा, यूनिवर्स को फर्क पड़ेगा, किसको फर्क पड़ेगा, यूनिवर्स और सराउंडिंग को। मतलब नहीं आप रिवर्सिबल चलते हो कि इरिवर्सिबल चलते हो, ये सिस्टम को फर्क पड़ता है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। हम यहाँ ही रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कर रहे हैं, सराउंडिंग बहुत बड़ा है तो उसे फर्क नहीं पड़ता आप रिवर्सिबल चल रहे हो कि इरिवर्सिबल चल रहे हो। क्लियर है? आपका क्या लेना देना था, सिस्टम को किसको मतलब नहीं है बेटा, सराउंडिंग को मतलब है नहीं है। तो ये हमारी जो एंट्रोपी आई है, क्योंकि कार्नोट इंजन एक सिस्टम था, ये किसकी एनर्जी आई है बेटा, सिस्टम की, डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, क्योंकि कार्नोट इंजन एक रिवर्सिबल इंजन था। क्या था बेटा, रिवर्सिबल इंजन। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, ये सिस्टम की एंट्रोपी है बेटा, सराउंडिंग की नहीं। अब जो डेल्टा सराउंडिंग होगा बेटा, डेल्टा है सराउंडिंग। अब मुझे पता है कि भाई क्यू डी क्यू रिवर्सिबिलिटी, या तो बेटा अब क्यू रिवर्सिबल निकालने के कई तरीके हैं, बस सिस्टम में तो एंट्रोपी कई तरीके की, तो क्यू अलग तरीके से आएगी, लेकिन सराउंडिंग का तो कोई मतलब नहीं है। आप कितना ले, फिर उसको आपने यहाँ रिवर्सिबली यूज किया इरिवर्सिबली यूज किया वो तुम जानो, उससे तो आपने क्यू ली या उसको क्यू दी, तो उसको ले क्या लिखेंगे, माइनस क्यू सिस्टम, क्योंकि सिस्टम की जो भी आपके हीट होगी उसका उल्टा होगा बेटा वहां पे। अगर सिस्टम प्लस ले रहा है तो उसके लिए माइनस है, क्योंकि वो अगर मान लो ये मेरा सिस्टम है तो सराउंडिंग दे रहा है, तो अगर मेरा सिस्टम अब्जॉर्ब कर रहा है इसका मतलब सराउंडिंग दे रहा है, तो सराउंडिंग क्या कहेगा, माइनस, क्या कहेगा, माइनस। हम सराउंडिंग को दे रहे हैं तो सिस्टम अपने लिए माइनस है तो उसके लिए प्लस, तो सिस्टम की जो हीट होगी उसका उल्टा क्या होता है बेटा, सराउंडिंग हीट होता है। तो माइनस क्यू सिस्टम अपॉन ए टेम्परेचर सराउंडिंग। क्यों, क्योंकि बेटा यहां से जो आप हीट रिलीज करोगे, आपने तो उसको हीट दी, फिर उसके एंट्रोपी में क्या चेंज हो वहां के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे क्यू सराउंडिंग में लिख सकता था, क्या लिख सकता था, फिर मुझे बार बार याद रखना पड़ता कि क्यू सराउंडिंग क्यू सिस्टम की उल्टी होती है, लिखना तो वही पड़ता, मैं फॉर्मूला देता ना क्यू सराउंडिंग अपॉन टी सराउंडिंग, लेकिन फिर मुझे पता है क्यू सराउंडिंग क्या होती है, क्यू सिस्टम की उल्टी, तो मैं सीधा लिख दूं क्यू सिस्टम, क्या लिख दूं, माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टी सराउंडिंग, टाइम तो उसी का चलेगा, क्योंकि एंट्रोपी आपने हीट देने के बाद उसकी एंट्रोपी बदलेगी, एंट्रोपी तो उसकी बदलेगी ना, तो टेम्परेचर वहीं का लेंगे, और जो सिस्टम का होगा तो किसका लेंगे, सिस्टम का लेंगे। आई बात में, ये चीज अब तो इसको अच्छे से याद करना है, अभी बहुत अच्छे डेरिवेशन करेंगे है ना, यह चीज क्लियर हुई बेटा सबको। तो दो चीजें आ गई अपने पास, ये क्या है, सिस्टम की डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन है टी, और मुझे पता है बेटा डेल्टा एस यूनिवर्स किसके इक्वल होगा बेटा, डेल्टा एस प्लस डेल्टा एस, क्लियर है, इसे छापो। नेक्स्ट देखो बेटा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेटा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, ध्यान से, कि यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या है बेटा, हमेशा बढ़ती है। यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो हमेशा क्या होती है बेटा, बढ़ती है। क्या सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी? पता नहीं। सराउंडिंग की? पता नहीं। मुझे तो यूनिवर्स की पता है, यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। बच्चा क्या दिमाग लगाता है, सिस्टम की तो घट गई, अरे मैं क्या करूं, मेरा सिस्टम से कोई लेना देना, मेरा तो यूनिवर्स से लेना देना है। किससे मतलब है? तो लिखो बेटा, एंड फॉर, लिखो फॉर स्पॉन्टेनियस, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीज। बेटा कोई भी जो हमने यूनिवर्स को देखा हो कि वो हमेशा रेंडमली बढ़ रहा है, रेंडमली क्या हो रहा है, और यूनिवर्स स्पॉन्टेनियस है, वो चला नहीं रहा है, अपने आप चल रहा है। तो वहां से हमने इसको ऑब्जर्व डाटा है कि हमने देखा अच्छा यूनिवर्स तो हमेशा फैल रहा है और वो स्पॉन्टेनियस है। कैसा है? स्पॉन्टेनियस। उसकी एंट्रोपी हमेशा क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। ये लो है, ये क्या है बेटा, तो ये एड्सॉर्प्शन सिस्टम है बेटा। फिर क्या, कुछ भी हुआ, हाँ तो वो सिस्टम है। यूनिवर्स कौन है? पूरा पूरा यूनिवर्स है। तो तू तो सिस्टम देख रही है ना, मैं सिस्टम की बात की नहीं रहा, फिर से ये बात बता रहा हूँ ना, मैं सिस्टम की देख ही नहीं रहा। लो क्या है, यूनिवर्स की। किसकी बढ़ती है बेटा? यूनिवर्स की हमेशा बढ़ती है। हम, हाँ तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अब तुझे पता है सिस्टम की बड़ी की सराउंडिंग की बड़ी, ये तो डिपेंड करता है ना कितना बड़ा, किसका कम हुआ, ये तो अभी तो अपने पढ़ा नहीं। क्लियर है? तो यूनिवर्स की बढ़ती है, ये चीज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब प्रोसेस है कि स्पॉन्टेनियस क्या होता है, क्या होता है स्पॉन्टेनियस? अपने आप, द प्रोसेस विच अकर विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स नोन एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स से रिक्वायर्ड होता है। द प्रोसेस इन विच एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड नॉन एज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो बेटा जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, फॉर स्पॉन्टेनियस, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होता है बेटा, ग्रेटर देन जीरो। क्या होता है? ग्रेटर देन जीरो। फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है बेटा? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होगा बेटा, यूनिवर्स नॉन स्पॉन्टेनियस होता ही नहीं है ना, यूनिवर्स क्या है बेटा, लेस देन जीरो। क्या है बेटा? और फॉर इक्विलिब्रियम डेल्टा एस इक्वल टू यूनिवर्स का, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। सिस्टम सिस्टम का नहीं है, किसी किसी बुक में क्या होता है, इसलिए इधर सिस्टम की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं है, ना ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। यूनिवर्स तो अगर हुआ तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी, लेस देन जीरो। तो नॉन स्पॉन्टेनियस चीज तो होगी नहीं ना। क्लियर है? तभी हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। जो चीज अपने आप नहीं हो रही है उसके एक्सटर्नल फोर्स से लगाना पड़ेगा। क्लियर है? अब जो कहीं की जगह लिखा था ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं है, ये है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में अपने पास जो बेटा डेल्टा एस यूनिवर्स है, डेल्टा एस क्या है बेटा, यूनिवर्स। वो किसके इक्वल है बेटा, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, डेल्टा एस सिस्टम माइनस क्यू सराउंडिंग, क्यू सॉरी क्यू सिस्टम टी सराउंडिंग। क्लियर है? अब है बेटा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है बेटा, कांस्टेंट है,
और प्रेशर क्या है बेटा आपका कांस्टेंट है, उसी कंडीशन की बात कर रहे हैं, बाकी सब कंडीशन की बात है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब सिस्टम सराउंडिंग कांस्टेंट मतलब वहां क्या वही टेम्परेचर है, वही टेम्परेचर है यहाँ का है तब के लिए। तो टेम्परेचर को अपन ने क्या लिया कांस्टेंट, तो डेल्टा एस यूनिवर्स क्या आएगा बेटा, डेल्टा एस सिस्टम, अब कांस्टेंट माइनस एच हो जाएगा। हाँ एक सेकंड, क्यू सिस्टम को क्या बोलेंगे बेटा, एच बोलेंगे, डेल्टा एस सिस्टम, क्योंकि हमें पता है बेटा कांस्टेंट है प्रेशर पे, हीट को क्या बोलते हैं बेटा, एंथैल्पी, क्या बोलते हैं एंथैल्पी, बोलो कोई दिक्कत है, और टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, ठीक। अब आप इसे क्या लिख सकते हो बेटा, डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल टू टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम डिवाइडेड बाई टी, टी उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, टी डेल्टा एस यूनिवर्स, टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम। यहां से हम एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन लिखते हैं, एक नया वर्ड लेके आते हैं डेल्टा जी, जो कि इक्वल है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के, इसे बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। और इसका मतलब गिब्स फ्री एनर्जी वाली थिंग ये कब वर्क करती है बेटा, जब कांस्टेंट टेम्परेचर और इक्वेशन बनी तभी ये, वरना बनेगी ही नहीं, ये सिचुएशन है, क्लियर है। तो अब मुझे पता है मैं इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, टी डेल्टा एस यूनिवर्स क्या आएगा बेटा, माइनस डेल्टा जी सिस्टम, कब है, जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो बेटा कांस्टेंट। जी डेल्टा यूनिवर्स किसके इक्वल है बेटा, माइनस डेल्टा जी सिस्टम के, बोलो कोई दिक्कत है। अब नेक्स्ट देखो ध्यान से, ये कंडीशन हर जगह वाली नहीं है, क्लियर है। अब बेटा मुझे पता है बेटा, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आपका डेल्टा एस यूनिवर्स कैसा है बेटा, ग्रेटर देन जीरो, तो डेल्टा एच सिस्टम क्या होना चाहिए बेटा, भाई ये ग्रेटर देन जीरो है, तो ये भी ग्रेटर देन जीरो कब आएगा, जब ये वाली टर्म कैसी हो बेटा आपकी नेगेटिव हो, तो डेल्टा एच सिस्टम क्या आएगा, डेल्टा जी सिस्टम क्या आएगा, लेस देन जीरो। इसलिए किसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का डेल्टा जी क्या होना चाहिए बेटा, लेस देन जीरो। हमारी बात में क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। नेक्स्ट वन है बेटा आपके पास में, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया, एक सेकेंड, इतना समझ में आया। फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर ए डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होता है बेटा, लेस देन जीरो, तो डेल्टा जी सिस्टम क्या आएगा, कैसे, किस तरह, अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव आना चाहिए, और ये नेगेटिव कब आएगा, जब डेल्टा जी सिस्टम क्या हो बेटा, ग्रेटर देन जीरो। फॉर इक्विलिब्रियम डेल्टा एच यूनिवर्स क्या होना चाहिए बेटा, जीरो, और ये जीरो कब होगा बेटा, जब डेल्टा जी सिस्टम क्या हो बेटा, ये हमारा नया क्या आ गया बेटा, थर्मोडायनेमिक में। आगे बात सुन ले, दोबारा सुन ले, ये होता नहीं है कहीं पे भी, यूनिवर्स कभी इक्विलिब्रियम आ सकता है क्या, टर्म है, क्या है बेटा, टर्म यूज की हुई है, ठीक है। यूनिवर्स किसने इक्विलिब्रियम होते हुए देखा है, क्लियर है। यूनिवर्स के अंदर कोई काम हो रहा है, आगे यूनिवर्स इक्विलिब्रियम में आया, कभी नहीं आने वाला यूनिवर्स इक्विलिब्रियम में, बेटा एक सिंपल सी कहानी, काम होता है तो काम के साथ यूनिवर्स इक्विलिब्रियम में थोड़ी आएगा किसी के साथ, यूनिवर्स इक्विलिब्रियम में तो कभी नहीं आने वाला ना, यूनिवर्स बहुत बड़ा है बेटा, अपनी बियॉन्ड द लिमिट है ना, तो यहाँ इतना सा पानी को इक्विलिब्रियम में लाके यूनिवर्स को ला सकती है क्या, यूनिवर्स कहाँ पर है पता है क्या, किसने नहीं देखा है ना। तो हमने टर्म यूज किया, अब हमें क्या दिक्कत थी कि हम इतनी बड़ी टर्म को कैसे यूज करें, तो हमने एक नई टर्म बना ली कि हम चलो एक काम करते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे एक नई टर्म आ गई, गिब्स फ्री एनर्जी, हम सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी देखते हैं, क्या देखते हैं, क्योंकि इसे तो देख सकते हैं ना,
क्योंकि सिस्टम भी तो देख सकते हैं कितनी सी है, यूनिवर्स तो नहीं देख सकते, यूनिवर्स तो हमारी बियॉन्ड द लिमिट है। यूनिवर्स को कौन देखने जाएगा कि तुमने कहा यार इक्विलिब्रियम है कि नहीं, यूनिवर्स देखो भाई आया कि नहीं आया, कब तक चेक करोगे? सिस्टम देखो, क्या देखो, लेकिन कंडीशन में क्या देखो, हमारी भाषा में। तो अब हमने नई टर्म ले ली, हमने कहा छोड़ो इसी अब हमसे क्या एग्जाम में किससे स्टेटमेंट आ जाता है, स्टेटमेंट, ये तो हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में स्टेटमेंट है, ये तो क्या है आपकी स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट का हमने यूज करते हुए ये बना लिया, ये क्या बना लिया, और हमारी ये इक्वेशन होगी, गिब्स इक्वेशन क्या है, डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस। अब हमें इस इक्वेशन से प्रूफ लग गया कि मुझे पता है यूनिवर्स का कैसा होता है डेल्टा एस बटा स्पॉन्टेनियस का ग्रेटर देन जीरो। तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब डेल्टा जी खुद नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव होगा तभी तो पॉजिटिव होगा। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की गिब्स एनर्जी कैसी होती है, लेस देन जीरो। फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होता है बेटा, ग्रेटर देन लेस देन जीरो होता है। और ये लेस देन जीरो कब होगा, जब खुद डेल्टा जी क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन जीरो, पहले से माइनस है। और बेटा यूनिवर्स इक्विलिब्रियम में क्या है, मतलब ये जीरो होगा तब क्या होगा, डेल्टा जी भी क्या होगा बेटा, जीरो। आ रही बात समझ में, ये चीज क्लियर है बेटा सबको? मतलब ये डिराइव्ड क्या हुआ फॉर्म है, डिराइव क्या हुआ फॉर्म है, आ रही बात समझ में, एक कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे इस टर्म लॉजी को बनाया हुआ है, क्लियर है? चलो जी, लिखोगे तो लिख लो बेटा। अब जो बड़ा ध्यान से, अपने पास डेल्टा जी क्या है बेटा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब हमसे क्या करता है बेटा, वो डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू देता है, पुट करता है और पूछता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस, ये क्वेश्चन पूछता है वो हमसे, क्लियर है? तो जैसे आपसे अपन केस बनाए कि अगर आपका डेल्टा एच कैसा है बेटा, पॉजिटिव, कैसा है बेटा, पॉजिटिव, और डेल्टा एस आपका नेगेटिव है, कैसा है बेटा, ये भी सिर्फ पॉजिटिव ले लेते हैं, शुरुआत में सबको पॉजिटिव लेते हैं, ये दोनों पॉजिटिव है, तो आपकी जो इक्वेशन है, केस फर्स्ट है आपका, तो डेल्टा जी की इक्वेशन में कोई चेंज आने वाला है क्या, ऐसे कैसे रहने वाली है। अब आपको इसे स्पॉन्टेनियस बनाना है, क्या बनाना है, स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से बड़ी आएगी, क्या जाए, और ये बड़ी कब आएगी बेटा, मतलब क्या हो गया कि सर टी डेल्टा एस का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो डेल्टा एच से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, जितना बड़ा मैग्नीट्यूड होगा उतनी ज्यादा नेगेटिव में आएगी। और ये कब होगा बेटा, एट हाई टेम्परेचर, कब होगा बेटा, मतलब ऐसी रिएक्शन यूजुअली कहाँ पे होती है बेटा, हाई टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे ऐसी रिएक्शन क्या होगी, फटाफट होगी। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट वन है केस सेकंड, केस सेकंड, डेल्टा एच कैसा है बेटा आपका, नेगेटिव, और डेल्टा एच आपका कैसा है, पॉजिटिव। तो जो आपकी डेल्टा जी की इक्वेशन है वो क्या बनने वाली है, माइनस डेल्टा एच, ये क्या है बेटा, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, क्या है बेटा, अगर ऐसी कोई इक्वेशन बनी तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप कभी भी करवा लेना, हमेशा नेगेटिव है ना, हमेशा क्या आना है, नेगेटिव है ना, स्पॉन्टेनियस है। केस थर्ड है बेटा, अपने पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, केस थर्ड, केस थर्ड क्या है बेटा, कि आपके पास जो डेल्टा एच है वो तो है बेटा आपके पास नेगेटिव, क्या है बेटा, और डेल्टा एच कैसा है बेटा आपके पास है, ये तो ले लिया ना अपन ने, एक सेकेंड, डेल्टा एच तो है बेटा पॉजिटिव, डेल्टा एस नेगेटिव है, क्लियर है? तो इस केस में जो डेल्टा जी आएगा वो कैसा आएगा बेटा, डेल्टा एच प्लस टी, डेल्टा एस क्या आएगा बेटा, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। और केस फोर है बेटा अपने पास में कि डेल्टा एच तो बेटा आपका नेगेटिव है, डेल्टा एच भी कैसा है, नेगेटिव, तो डेल्टा जी क्या आएगा बेटा, माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस, क्लियर है? और इस सिचुएशन में हम क्या चाहते हैं कि डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड क्या रहे बेटा, टी डेल्टा एस से बड़ा रहे। आप जब सरफेस पढ़ते हो, सरफेस केमिस्ट्री, उसमें यही सिचुएशन आती है जो तो अभी रो रही थी कि एंट्रोपी घटती है,
लेकिन डेल्टा एच नेगेटिव होता है क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा होता है, एनर्जी के एक्सोथर्मिक। बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक होती है, और ये ऐसी सिचुएशन बनती है। और जब हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो मैं वहां पे बोलता भी हूँ कि बेटा कि सरफेस केमिस्ट्री में दो फिनोमेना आता है केमी ऑप्शन में, बढ़ना चाहिए फिर घटना चाहिए, वहां काइनेटिक्स भी आएगी, क्या आएगी, काइनेटिक्स भी आएगी। लेकिन अगर आप फिजियो ऑप्शन में सिर्फ थर्मोडाइनमिक्स को देखने, थर्मोडाइनमिक्स देखते तो हमने कहा था टेम्परेचर क्या होना चाहिए बेटा, लो टेम्परेचर, एट ए लो टेम्परेचर। वहां पे अपन बोलते भी है कि जो फिजियो ऑप्शन है वो लो टेम्परेचर पे ही होगा, टेम्परेचर बढ़ने पे एड्सॉर्प्शन घट जाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा ये वाली वैल्यू तो नेगेटिव है, तो सिर्फ एंट्रोपी डिफाइन नहीं कर सकती, सिर्फ एंथैल्पी डिफाइन नहीं कर सकती, इसी को मिला के क्या बनाया गया है, गिव्स फ्री एनर्जी। अब हमसे न्यूमेरिकल कैसे पूछता है यहाँ पे कि फाइंड आउट कंडीशन, फाइंड आउट कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस, किसके लिए बेटा, स्पॉन्टेनियस के लिए। तो हमें पता है डेल्टा जी क्या है बेटा, ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस क्या है बेटा, ग्रेटर देन जीरो। सॉरी 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 सॉरी, क्या है बेटा, लेस देन जीरो। तो डेल्टा एच क्या है बेटा, लेस देन है, तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एच का रेशियो क्या होना चाहिए बेटा, लेस देन क्या होना चाहिए, हमारी बात में। तो आप टेम्परेचर निकाल, क्या है, इनइक्वालिटी में अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तब करते जब डेल्टा एस खुद भी पॉजिटिव हो, मतलब डेल्टा एस को आप नीचे लेके आए ना, हाँ, तो वो तो तभी पॉसिबल होता है ना कि जब क्वांटिटी पॉजिटिव होती है, यहाँ पे डेल्टा, अरे पॉजिटिव डाटा रख के रखने की बात है बेटा, पहले तो डेल्टा है तो डेल्टा एस की वैल्यू रख लेगी ना, उसके बाद में लेना, साइन में क्यों फंस रही है, तो मैथ मत लगा ना, यहाँ पहले साइन रख के फिर उधर ले जा रहा है, क्यों लेके क्यों जा रही है, पहले लेके ही क्यों जा रही है, पहले साइन रख ले, जो इसलिए सिखाया ना, पहले डाटा रख और फिर लेके जा। मैं तो सिर्फ कंडीशन बोल रहा हूँ ना, ये मैथ मत लगा, इनइक्वालिटी क्लियर है। तो सिंपल सी कहानी, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होना चाहिए, अब जब तुम टेम्परेचर निकालोगे तो मतलब यहाँ जो भी वैल्यू आएगी उससे क्या होना चाहिए, ज्यादा, मतलब तुमने सोल्व किया तुम्हारा आया 300, तो 300 से ज्यादा ऑप्शन होगा उस पर टिक मारोगे। आ रही बात समझे, टेम्परेचर इनसे ज्यादा होना चाहिए ना बेटा, टेम्परेचर से क्या, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों की वैल्यू देगा वो, टेम्परेचर से क्या होना चाहिए, ज्यादा। अगर वो नॉन स्पॉन्टेनियस पूछ लेता तो क्या होना चाहिए, कम, और इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए, बराबर। इस तरह के वो क्वेश्चन पूछता है हमसे, तो आराम से निकाल दोगे। आपको बस फॉर्मूला तो यही यूज करना पड़ेगा, वैल्यू निकालनी है। अब तुम्हें देखना है कि ग्रेटर देन जीरो करना है कि लेस देन जीरो, क्लियर है। छापो से देखो, नेक्स्ट लिखो बेटा, एंट्रोपी फॉर सिस्टम, एंट्रोपी फॉर सिस्टम एंड आइडियल गैस, एंट्रोपी फॉर सिस्टम, और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, आइडियल गैस के लिए कर रहे हैं ना। मुझे पता है बेटा डी यू किसके इक्वल है बेटा, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू बोल दो, क्लियर है। अब मुझे पता है बेटा डी यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, एनसीवी डी टी, इसकी जगह टी डी एस लिख सकता हूँ, डी एस इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी होता है, सिस्टम की यही होती है, माइनस पी डी भी लिख सकता हूँ, वर्कडन को पी डी भी लिख सकता हूँ। तो बताओ टी डी एस क्या आ गया बेटा, प्लस पी, तो डी एस इक्वल टू क्या आएगा बेटा, एन सी वी टी प्लस पी बाई टी अपॉन ए डी वी, इंटीग्रेट कर दे तो इसका तो डेल्टा एस आएगा, इसको T1 से T2, इसको V1 से, तो इसका तो एन सी वी एल एन T2 बाई T1 प्लस P अपॉन T है बेटा, उसको मैंने एन आर अपॉन V लिख सकता हूँ, एन आर अपॉन ए V। तो डेल्टा एस इक्वल टू क्या आ गया बेटा, एन सी वी एन आर अपॉन वी, सॉरी V2 अपॉन ए, ये मेरा डेल्टा एस का फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया, अब मैं इसको वॉल्यूम में, प्रेशर में चेंज कर रहा हूँ, किसमें चेंज कर रहा हूँ, प्रेशर में। तो मुझे पता है बेटा, देखो यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, तो मुझे पता है P1 V1 इक्वल टू NR है, सॉरी NR T1, P2 V2 इक्वल टू NR है T2। जब मैं रेशियो लूंगा तो क्या आएगा बेटा, V2 अपॉन V1 इक्वल टू T2 अपॉन T1
इंटू P1 अपॉन P2, यही आएगा। मैं V2 अपॉन V1 इसे पुट कर दूं, जैसे पुट करूंगा तो डेल्टा एस इक्वल टू क्या आएगा बेटा, एन सी वी एल एन T2 अपॉन T1 प्लस एन आर एल एन T2 अपॉन T1 इंटू P1 अपॉन T2। इसको मैं ओपन कर दूं, डेल्टा एस इक्वल टू एन सी वी एल एन T2 अपॉन T1 प्लस एन आर एल एन T2 अपॉन प्लस एन आर P1 अपॉन। अब देखो बेटा, यहाँ एन एन और एल एन T2 कॉमन ले लूं तो क्या आएगा बेटा, एन सी वी प्लस आर एल एन T2 अपॉन T1 प्लस एन आर एल एन P2, और सी वी प्लस आर क्या होता है, सी पी। तो डेल्टा एस क्या आ गया बेटा, एन सी पी एल एन T2 बाई T1 प्लस एन आर P1 बाई P2। आपने एक चीज देखी बेटा, देखो सीवी को सीपी कर दो और V2 V1 उल्टा होता ही है। पर कई बार बच्चा गलती क्या करते हो तुम कि सर यहाँ माइनस आएगा क्या, नहीं कोई माइनस माइनस नहीं आएगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है। सेम फॉर्मूला सीवी का सीपी, एक को याद रखो, सीवी का सीपी V2 अपॉन V1 अच्छा उल्टा होता है P1 अपॉन P2। आ रही बात में। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है आइसोथर्मल है, तो ठीक है ये वाला हो जाएगा या फिर ये वाला हो जाएगा। कहता है आइसोकोरिक है, ये वाला हो जाएगा। आइसोबारिक है तो सिर्फ ये वाला हो जाएगा। क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत है किसी को, आसान से निकाल सकते हो, किसी को बोल सकते हो किसी के रेस्पेक्ट में, कंडीशन देख के ना छाप लो। अब बेटा ये सिस्टम का है, किसका है बेटा, कौन सा सिस्टम का, रिवर्सिबल का इरिवर्सिबल का। कि सर सोल्व तो हमने रिवर्सिबल के लिए किया था, लेकिन हमें पता है एंट्रोपी तो स्टेट फंक्शन है। सोल्व किसी के लिए किया, हमें डेरिवेशन तो रिवर्सिबल के हिसाब से किया था, लगा किसी पे देना मुंह उठा के। क्लियर है, नेक्स्ट लिखो, एंट्रोपी चेंज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, नहीं सॉरी ऐसे लिखो, सॉरी लिखो बेटा। हाँ अब अपने को देखो सबका कंपैरिजन करना है, तो सबसे पहले हेडिंग लिखो एंट्रोपी चेंज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, एंट्रोपी चेंज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। एंट्रोपी चेंज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। बेटा उसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं फ्री एक्सपेंशन के लिए, किसके लिए पढ़ते हैं बेटा, अपने पास सबसे पहले निकालना है डेल्टा एस सिस्टम। क्या निकालना है बेटा, डेल्टा एस सिस्टम। फिर क्या निकालना है बेटा, डेल्टा एस सराउंडिंग। उसके बाद अपने को निकालना है बेटा डेल्टा एस यूनिवर्स। क्या निकालना है, डेल्टा एस यूनिवर्स। इसी वे में चलना है अपने को, ठीक है। सबके लिए निकालना है, फ्री एक्सपेंशन रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल। तो बेटा फ्री एक्सपेंशन में अगर मैं बात करूं, मेरे पास आइसोथर्मल है, क्या है बेटा, तो आइसोथर्मल का मुझे पता सिस्टम की एंट्रोपी क्या होती है, एन सी वी एल एन T2 अपॉन T1 प्लस एन आर एल एन V2 अपॉन V1। अब आइसोथर्मल है तो T2 अपॉन T1 तो सुन जीरो है बेटा, डेल्टा एस क्या है, एन सी वी एल एन T2 अपॉन T1 प्लस एन आर, तो सोचने की जरूरत नहीं है, तो जीरो है। तो फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, एन आर एल एन V2 अपॉन ए। अब बेटा जो मैं फ्री एक्सपेंशन पढ़ रहा हूं, तो मुझे तो पता है कि डेल्टा है जो सराउंडिंग होता है बेटा, वो क्या होता है, माइनस क्यू सिस्टम अपॉन ए अपॉन टी सराउंडिंग, यही होता है। अब आपको याद है जब अपन फ्री एक्सपेंशन पढ़ते हैं, अपन पढ़ के आए 2 दिन पहले, फ्री एक्सपेंशन में क्यू जीरो होता है, फ्री एक्सपेंशन होता है तो वर्क जीरो है, सुन लो वर्क जीरो है, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा यू भी जीरो है, तो क्यू कितना है बेटा, और क्यू जीरो होगा तो बेटा अगर क्यू सिस्टम जीरो है तो डेल्टा सराउंडिंग क्या आएगा बेटा, सर डेल्टा सराउंडिंग जीरो। और हमें पता दोनों का सम क्या होता है बेटा, यूनिवर्स का, तो यूनिवर्स का क्या आएगा बेटा, एन आर। तो बेटा फ्री एक्सपेंशन में मुझे पता है V2 V1 से बड़ा है, एक्सपेंशन है, और ये क्या आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो यूनिवर्स की एंट्रोपी कैसी आएगी, बढ़ेगी। मतलब क्या है कि एक आइडियल गैस का फ्री एक्सपेंशन स्पॉन्टेनियस है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप फैल जाएगी। आ रही बात समझ में।
अब नेक्स्ट वन ध्यान सुनो। अगर मैं कहता बेटा, इसको उतार लिया सबने, नोट करो फटाफट नोट करो। सेम आ गया तो क्योंकि सराउंडिंग जीरो था, सराउंडिंग में कोई चेंज नहीं आया। क्लियर है भाई, सराउंडिंग में कोई चेंज नहीं आया। अब जो हम रियल गैस का तो सिस्टम का निकाल भी नहीं सकते है ना, हमने डेरिवेशन नहीं कर रखा। डेरिवेशन अभी जो हमने किया वो आइडियल गैस के लिए किया है ना। अगर वहां प्रेशर को रियल गैस से उठा के रखते तो रियल गैस के लिए एंट्रोपी आती, बहुत गंदा आता, तो अपन पढ़ नहीं रहे ना इसलिए तो। लेकिन हमसे क्या करता हूँ, सराउंडिंग का पूछ ले। अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन बना के लिखो इस डब्बे को बंद करके, तो तेज दिखा के बेटा, ऐसे धीमे थोड़ी होता है। हाँ तो नहीं पढ़ के आई ना, 2 दिन क्लास नहीं आई थी ना, तभी पढ़ाया था मैंने। ये भी है, ये बता रहा था। वर्क डन जीरो होता है, डेल्टा यू जीरो होता है, आइसोथर्मल है बेटा, एनसीवीडीटी आइसो दोनों जीरो है, तो क्यू भी जीरो, क्यू जीरो तो ये भी जीरो। नेक्स्ट में लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो। डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस सराउंडिंग फॉर आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन, डेल्टा एस सराउंडिंग फॉर आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन फॉर रियल गैस। बताओ रियल गैस के लिए क्या हुआ? ना। अगर आपको याद है रियल गैस का क्यू पॉजिटिव आया था, एंडोथर्मिक आई थी, फ्री एक्सपेंशन में क्यू कैसा आया था, एंडोथर्मिक। तो क्यू पॉजिटिव होगा, क्यू पॉजिटिव होगा तो डेल्टा एस क्या आएगा, नेगेटिव। लिख दो डेल्टा एस इक्वल टू नेगेटिव, डेल्टा एस सराउंडिंग क्या आएगा, लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव लिख दो, एक ही बात है। आगे बात समझ में, क्योंकि वहां मुझे क्यू पता था। क्लियर है, क्योंकि हमें ज्यादा रियल को नहीं पढ़ रहे, बस ऊपर ऊपर का पढ़ रहे हैं। ये तो बेटा फ्री एक्सपेंशन आइसोथर्मल के लिए पढ़ रहे हैं, पर अब की बार पढ़ रहे हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल। कौन सा है बेटा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। फिर से अपने पास 3 फिनोमिना है बेटा। अब की बार बेटा मुझे, मेरे पास पता है पहले, सबसे पहले डेल्टा एस सिस्टम निकालना है। तो मुझे पता है बेटा आइसोथर्मल है, तो ये तो क्या रहना है, एन आर एल एन है V2 बाई V1। अब मुझे पता है रिवर्सिबल प्रोसेस किसमें होती है, इक्विलिब्रियम में, और इक्विलिब्रियम के लिए बेटा क्या है, डेल्टा एस यूनिवर्स क्या है, जीरो, तो ये जीरो है। अब ये जीरो कब होगा कि सर ये माइनस एन आर, इसका उल्टा होगा तभी तो जीरो होगा। मुझे पता है यूनिवर्स का तो जीरो होता है इक्विलिब्रियम में, और रिवर्सिबल प्रोसेस किसमें है बेटा, इक्विलिब्रियम में। किसमें है, इक्विलिब्रियम में, वो तभी रिवर्सिबल है, वरना तो रिवर्सिबल है नहीं है। और हमें सिंपल से पता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस वैसे भी आइडियल है, क्या है बेटा, आइडियल प्रोसेस है। तो अगर डेल्टा एस यूनिवर्स जीरो है, तो अगर सिस्टम का इतना है, सिस्टम का तो मैं निकाल लिया, और तो सराउंडिंग का इसका उल्टा होना चाहिए, तभी तो क्या आएगा बेटा, जीरो। लिख लिया हमने, आगे चले। नेक्स्ट लिखो बेटा, फॉर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, फॉर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल। हाँ तो सिस्टम सेम हो सकता है ना, सराउंडिंग सेम हो उसकी गारंटी थोड़ी है। सराउंडिंग का फॉर्मूला मुझे थोड़ी पता क्या है। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, फिर से अपने पास वही 3 है, सिस्टम प्लस है सराउंडिंग। तो बेटा आइसोथर्मल के लिए देखो हर बार सेम ही आ रहा है सिस्टम, तो एन आर V2 अपॉन ए V1। अब बेटा मुझसे पूछा गया डेल्टा एस सराउंडिंग, क्या पूछा गया, डेल्टा एस क्या होगा बेटा, माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टी सराउंडिंग। इसको थोड़ा ध्यान से समझना बेटा ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा ध्यान से कि क्यू तो आपका टी क्या है बेटा, जीरो है। आपको पता है भाई इस प्रोसेस के लिए, हाँ, तो डेल्टा टी जीरो मतलब डेल्टा यू क्या है बेटा, जीरो। इसका मतलब क्यू किसके इक्वल है बेटा, माइनस डब्ल्यू के। और बेटा इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब वर्क कैसा है, इरिवर्सिबल, तो क्यू भी कैसी है, इरिवर्सिबल। तो मतलब मैं इसे क्या लिखूंगा, माइनस क्यू इरिवर्सिबल अपॉन ए
टी सराउंडिंग, बोलो कोई दिक्कत है? और माइनस क्यू इरिवर्सिबल की जगह क्या लिख सकता हूँ? डब्ल्यू इरिवर्सिबल अपॉन ए। तो मुझे डब्ल्यू इरिवर्सिबल निकाल के टी सराउंडिंग का डिवाइड करना है, मेरे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा एस आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? वर्क निकालना है, और वर्क कैसे निकालूंगा? पी एक्सटर्नल वी टू माइनस ए वी वन। और अगर मान लो मुझे इस फॉर्मूले को मुझे सॉल्व करना है, जरूरत नहीं है, डब्ल्यू इरिवर्सिबल है, ये क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल है वी टू माइनस वी वन। और अगर बेटा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस पी एक्सटर्नल एन आर टी अपॉन पी टू माइनस एन आर टी अपॉन, क्योंकि आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर तो सेम रहने वाला है ना। और पी टू जो क्या लिख सकता हूँ? पी एक्सटर्नल करके, ये तो डब्ल्यू ई रिवर्सिबल आ जाएगा, आ जाएगा तो यहाँ पुट कर दूंगा, यहाँ पे क्या कर दूंगा? पुट। अब देखो ध्यान से, इसको समझते जाओ साथ साथ में। ये जो एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन है ना, मुझे बताओ डब्ल्यू रिवर्सिबल कितना होता है? -2.303। और अगर एन एल एन मिलू तो एन आर एन आर माइनस, तो मैं इसको दोनों तरफ टी से डिवाइड कर दूं तो डब्ल्यू रिवर्सिबल अपॉन टी इक्वल टू माइनस एन आर, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल अपॉन ए सिस्टम, सिस्टम क्या नहीं तो क्या बेटा? टी सिस्टम। बोलो कोई दिक्कत है? ये चीज समझ में आई? अब देखो काम की चीज है, इसको मैं हटा रहा हूँ ना, इसका क्या काम है? ये मिटेगा। ये देखिए यहाँ पे एनआरटी जो है ना आइसोथर्मल का, वो टी और ये जो टी सराउंडिंग सेम क्यों होंगे ना? तो वो टी कौन सा है? कौन सा वाला? ये वाला, ये तो सिस्टम के लिए आएगा ना। तो ये चीज तो अपने निकाली तो सराउंडिंग के केस में, तो एमिट वर्क में तो ये क्यू इरिवर्सिबल का लिया है ना। क्यू किसका है? सिस्टम की। तो वर्क भी किसका लूंगा? सिस्टम का। ये भी सिस्टम के होंगे ना, सिस्टम का ले रहा हूँ, सिस्टम का लूंगा ना। आइसोथर्मल सराउंडिंग के साथ नहीं होता ना, सिस्टम के अंदर, सिस्टम के अंदर ही होता है। फिर तो मैं सिस्टम का लूंगा, क्यों लूंगा उसका? लिख लिया? स्टेटमेंट हाँ तो पूछ लेगा ना कि जैसे पिछली बार पढ़ा कि फ्री एक्सपेंशन का यूनिवर्स का कितना होगा, ग्रेटर देन जीरो है कि क्या है? यूनिवर्स का आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए यूनिवर्स का क्या है, सिस्टम का क्या है, सराउंडिंग का क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव की पॉजिटिव। क्लियर? बता दो। अब देखो बड़ा ध्यान से, मुझसे पूछा जाए कि डेल्टा एस यूनिवर्स के बारे में क्या कहना है, तो मुझे पता है तो दोनों का एड है, तो डेल्टा एस जो यूनिवर्स है बेटा वो किसके इक्वल है बेटा? माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, सिस्टम क्या हो तो मुझे पता ही है, प्लस डब्ल्यू टी सराउंडिंग। क्या आगे समझ? अब ये ग्रेटर देन जीरो है कि लेस देन जीरो, आप समझते हैं। पहला केस फॉर एक्सपेंशन, फॉर जब एक्सपेंशन होता है बेटा, तो मुझे एक चीज बताया बेटा कि जो वर्क है बेटा, मुझे पता है आइसोथर्मल है, तो एक्सपेंशन के केस में मुझे पता है वर्क कैसा होता है बेटा? नेगेटिव होता है। और क्यू क्या होता है बेटा? माइनस डब्ल्यू। तो क्यू क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव।
क्यू पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है बेटा, सिस्टम हीट अब्सॉर्ब कर रहा है, और सिस्टम हीट अब्सॉर्ब कर रहा है मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर है, तो मतलब एक चीज तो श्योर होगी कि टी सराउंडिंग किससे ज्यादा है बेटा, पहली चीज क्लियर हुई, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब मुझे पता है बेटा जो एक्सपेंशन का वर्क है, ध्यान समझना, उसमें दोनों के दोनों क्या है बेटा, नेगेटिव है, दोनों के वर्क क्या है बेटा, नेगेटिव। मैंने कहा कि W रिवर्सिबल है वो है -x, और W इरिवर्सिबल है वो है क्या है बेटा, -y। बोलो है कि नहीं। और मुझे ये भी पता है कि x का मैग्नीट्यूड y से बड़ा है, रिवर्सिबल वर्क का मैग्नीट्यूड तो इरिवर्सिबल से ज्यादा ही होता है ना एक्सपेंशन में, मैग्नीट्यूड तो बड़ा ही होता है, लेकिन वर्क इसको बड़ा बोलते हैं, मैग्नीट्यूड तो उसी का बड़ा है। अगर मैं इस डाटा को इस फॉर्मूले में रखूं तो डेल्टा एस यूनिवर्स क्या आएगा बेटा, -x रखूंगा तो प्लस हो जाएगा x बाई टी, और ये हो जाएगा -y/t अपॉन है। अब देखो पहले तो y x से छोटा है, फिर बड़ी वैल्यू से डिवाइडेड है, तो क्या ये वैल्यू छोटी होगी, तो डेल्टा एस यूनिवर्स कैसा आएगा, पॉजिटिव। किससे, डेल्टा एस यूनिवर्स आपका आएगा ग्रेटर देन 0। इतनी बात समझी, ये था एक्सपेंशन के लिए, अभी ध्यान से समझते रहना। नेक्स्ट वन फॉर कंप्रेशन। कंप्रेशन में जो वर्क होता है वो कैसा होता है, क्यू क्या होता है, -w, तो ये कैसी आएगी बेटा, नेगेटिव आएगी। मतलब नेगेटिव है मतलब सिस्टम हीट दे रहा है सराउंडिंग को, सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा, तो मैं क्या लिखूंगा कि पहली बार टी सिस्टम क्या है बेटा, टी सराउंडिंग। क्या ये चीज क्लियर हुई। मैंने फिर से कहा कि W इरिवर्सिबल अब की बार पॉजिटिव है, मैंने कहा कि W इरिवर्सिबल आपका Y है, वही W रिवर्सिबल कितना है बेटा, X है। अब दोनों पॉजिटिव है, बड़ा कौन होता है, कंप्रेसर में इरिवर्सिबल बड़ा होता है, तो मुझे पता है मैग्नीट्यूड में बताने की जरूरत नहीं है, Y बड़ा है किससे, X से। डाटा रखो, तो डेल्टा एस यूनिवर्स क्या आएगा बेटा, -x अपॉन ए टी सराउंडिंग। क्लियर है। अब मुझे पता है कि ये छोटी वैल्यू है और बड़े से डिवाइडेड है और छोटी, तो डेल्टा एस क्या है बेटा, मतलब क्या हुआ कि इरिवर्सिबल प्रोसेस का यूनिवर्स चाहे एक्सपेंशन करो चाहे कंप्रेशन करो, हमेशा क्या है, ग्रेटर देन 0। मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, चाहे वो एक्सपेंशन करे चाहे वो कंप्रेशन करे, यूनिवर्स का उसका क्या है बेटा, ग्रेटर देन 0। हमारी बात में लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस हमेशा क्या होती है, इक्विलिब्रियम में, तो उसका डेल्टा एस हमेशा क्या है, 0। अब वो फंसाएगा कहां, सिस्टम में। अगर मैं बेटा एक्सपेंशन करूं तो ये टर्म कैसी आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि V2 बड़ा है V1 से, तो बेटा एक्सपेंशन के केस में इसका क्या आएगा बेटा, एक्सपेंशन में कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, लेकिन कंप्रेशन में कैसा आएगा, नेगेटिव। कंप्रेशन में कैसा आएगा, नेगेटिव। हमारी बात में सेम कहानी बेटा किसमें, सराउंडिंग में, इसका उल्टा कर दो, एक्सपेंशन में क्या होगा बेटा, नेगेटिव, और कंप्रेशन में पॉजिटिव। हमारी बात में इसमें तो इसमें इससे पूछेगा, और तो जो स्टेटमेंट जो नीट में आता आया है वो ये था, और जेई में मेंस में भी आता है ये स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट था कि इरिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस का क्या होगा बेटा, यूनिवर्स का एंट्रोपी हमेशा क्या होगी बेटा, इंक्रीज, हमेशा बढ़ेगी बेटा। यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा इरिवर्सिबल की, रिवर्सिबल की 0, फ्री एक्सपेंशन की 0 नहीं है। इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं, ये प्रूव थोड़ी करना है आपको, ये तो मैंने तुम्हें बताया कि हाँ देखो ऐसा होता है, ऐसा होता है, जो हमने पढ़ा है इतना सारा कुछ उससे हमने बस प्रूव किया, इस प्रूफ का कोई लेना देना नहीं है, आपका तो स्टेबल से लेना देना चाहिए होता है, ये होता है, ये ऑलवेज वाली कंडीशन है। किसकी कंडीशन है बेटा, तो इसे जितना जल्दी है छाप लो, छाप तो लो बेटा, कॉपी में है ना। नेक्स्ट लिखो बेटा फिर से, एंट्रोपी फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, एंट्रोपी फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस।
तो हमने देखो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फ्री एक्सपेंशन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पढ़ा, तो सेम अब पढ़ेंगे बेटा एंट्रोपी फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। आइडियल गैस के लिए पढ़ेंगे, उसके लिए तो अपने डेराइव नहीं है ना बेटा। सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा फ्री एक्सपेंशन। क्या पढ़ेंगे बेटा? अब बेटा फ्री एक्सपेंशन है तो मुझे पता है क्या है बेटा। अब जो ध्यान से फ्री एक्सपेंशन के अगर आपने एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर आप एडिया खोलो जहां पे आपको पढ़ाया था आइसोथर्मल भी आ रहा था ही नहीं आ रहा था। फ्री एक्सपेंशन गैस आ रहा था, आइसोथर्मल आ रहा था कि हमने कहा था आइडियल गैस का आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन सेम आता है। सेम आता है मतलब एंट्रोपी भी सेम आएगी सिस्टम की। डेल्टा सिस्टम क्या आएगा बेटा? NR/LNA। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट ना डेल्टा एस सराउंडिंग। अब मुझे पता है एडियाबेटिक में कोई हीट एक्सचेंज हुई नहीं है, तो क्यू कितना है? 0। एडियाबेटिक है ना, हीट तो एक्सचेंज है ही नहीं। नेक्स्ट वन है बेटा डेल्टा एस यूनिवर्स क्या आ जाएगा बेटा? NR/LN V2/V1। बोलो कोई दिक्कत है? और ये ग्रेटर देन 0 आएगा कि लेस देन 0 आएगा? ग्रेटर देन 0, क्योंकि फ्री एक्सपेंशन है। नेक्स्ट वन है बेटा आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। कौन सी है बेटा? रिवर्सिबल एडियाबेटिक। अब जो बेटा रिवर्सिबल एडियाबेटिक है ध्यान से समझो, तो जो अपना डेल्टा अब की बार अपन को नहीं बोल सकते, तो पूरा फॉर्मूला आएगा डेल्टा सिस्टम क्या आएगा? NR सॉरी NCV/LN T2/T1 प्लस NR/V2/V1। यही आएगा बेटा। अब जो बेटा ध्यान से कि मुझे पता है कि जो ये एडियाबेटिक प्रोसेस है रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये चीज तो होता ही है बेटा। एक सेकेंड, P गामा सॉरी नॉट P T V गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, तो T1 V1 गामा -1 इक्वल टू T2 V2 1, तो T1/T2 V2/V1 की पावर गामा माइनस है, तो V2/V1 कितना आ जाएगा बेटा? 1/गामा माइनस है, उठा के रख दो। क्या आएगा बेटा? NCV/LN T2/T1 प्लस NR/LN T1/गामा -1। इसको आगे आने दो। NCV/LN T2/T1 प्लस NR 1/गामा -1 LN T1/A NCV/LN T2/T1 माइनस NR ध्यान से माइनस किया तो ये LN T2/T1 हो गया। अभी 2 दिन पहले पढ़ा था बेटा R/गामा-1 क्या होता है? CV होता है NCV, तो ये दोनों टर्म खत्म। सिस्टम की कितनी है? 0। और हमें पता है कोई हीट एक्सचेंज हो ही नहीं रहे हो, सब 0। सब क्या है? 0। तो एडियाबेटिक रिवर्सिबल के लिए सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स सब 0। आई बात में? अब नेक्स्ट देखो, चलो इसे लिख लो, पहले स्पीड लिखो, थोड़ा सा टाइम होने वाला है, थोड़ा तेजी से करो बेटा ना। देखो ये चैप्टर अपने पास बड़ा है ना, इसके बाद इक्विलिब्रियम है, उसके बाद सारे चैप्टर छोटे छोटे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। किसके लिए बात करते हैं बेटा? सॉरी फॉर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। फॉर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, तो वही बेटा डेल्टा सिस्टम NCV/LN T2/A T1 प्लस NR/LN V2/A V1।
डेल्टा सराउंडिंग तो शून्य है बेटा। क्लियर है। अब बात करते हैं डेल्टा एस यूनिवर्स की। किसकी बात करते हैं? और ये क्या है बेटा? एन सी वी एल एन टी वन प्लस एन आर वी टू बाई वी वन। अब तो बेटा मुझे पता है कि पिछले टर्म में ये दोनों बराबर हो गए थे। क्लियर है। इस बार ये टी टू डेज है, क्या है बेटा? और टी टू डेज टी टू से बड़ा है। इस टर्म को तो घुमा के आपने इस वाले टर्म को घुमा के तो टी टू बनाया था। और अगर मैं इसमें इसको टी टू डेज कर दूं तो बराबर नहीं होंगे। और ये वाली टर्म कैसी आएगी? बड़ी आएगी, क्योंकि टी टू डेज बड़ा होता है हमेशा टी टू से, इरिवर्सिबल का। तो ये बड़ा आएगा। मैं अगर मानूं तो वैसे तो अप्लाइड नहीं है, अगर मैं इस वाली टर्म को ले भी लूं तो अगर ये टर्म जुड़ती है तो इस टर्म का बराबरी नहीं कर सकती। भाई इस टर्म की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? यही है। क्लियर है। और ये तो इसके बराबर है ही नहीं, और ये बड़ा है, और ये बड़ा है, तो डेल्टा एस कैसा आएगा इसका? तो डेल्टा एस सिस्टम क्या आएगा बेटा? तो ये भी क्या आएगा बेटा? और हमें पता है इरिवर्सिबल का तो हमेशा ही क्या आता है? पॉजिटिव। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? इसमें ये टर्म तो बेटा ध्यान से, ये टर्म क्या है बेटा? वॉल्यूम वाली टर्म है, V2 अपॉन ए V1। तो बेटा इरिवर्सिबल का ग्राफ बनाएगी तो यही तो बनेगा। ये B था, ये तो था रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में कहां जाता है बेटा? यहां से जाता है B से B डेस। ये टर्म जीरो नहीं आएगी ना, ये वाली टर्म तो एक्स्ट्रा है। रिवर्सिबल में तो यहां तक तो रिवर्सिबल में भी पहुंचती है ना भाई। इसमें अपन क्या देखा था कि अब A से B जाओगे, क्या जाओगे? A से B, ये रिवर्सिबल है। तो इरिवर्सिबल में B डेस जाओगे, सेम ही वॉल्यूम पे, सेम ही वॉल्यूम पे। तो मैंने वॉल्यूम सेम रखी है, V2 अपॉन ए V1, तो सेम ही वॉल्यूम रखी है। इसका तो वैल्यू वही आएगी जो उसमें थी भाई। इस टर्म की वैल्यू तो वही आएगी ना भाई जो यहाँ थी भाई। इस वाली टर्म की जो वैल्यू है वो यही तो आएगी, क्योंकि मैंने इसे तो बदला ही नहीं है ना। मैंने तो सिर्फ टेम्परेचर रखा है। सेम वॉल्यूम रखते हुए टेम्परेचर बदल सकते हैं ना। सेम वॉल्यूम रखते हैं, सेम प्रेशर लेते, यहाँ प्रेशर वाले इक्वेशन बनाता। तो ये टर्म जीरो होगी। कौन सी टर्म जीरो होगी? ये तो अब भी बचेगी। इक्वल तो है नहीं ना दोनों भाई। आप देखोगे तो इक्वल नहीं है ना वैल्यू में भाई। ये टर्म तो भाई पिछले वाले फॉर्मूले वाली टर्म तो है ही, तो नई टर्म थोड़ी है। आ रही बात में भाई? जो पीछे वाले फॉर्मूले में थी भाई, मैंने वॉल्यूम तो वही रखी है जो यहाँ थी। तो मतलब जो ये तो इसकी वैल्यू आई है, मतलब ये दोनों सेम ही तो वैल्यू है, सेम ही वैल्यू है भाई। इसकी ये वैल्यू है, मैंने कहा ये 5 है, ये भी 5 है। तो मैंने मतलब एक बार समझने के लिए मैंने इसको करने का, ठीक है कंफर्म करने के लिए इसको ये लिख लो, इसको टी टू डेस लिख लो, ताकि क्या हो जाए? कंपेरिजन हो जाए। क्या हो जाए? कंपेरिजन। बाकी तो वही आ रही बात में। वॉल्यूम तो मैंने सेम ही रखी है ना, टेम्परेचर तो बदला है। यहाँ टी टू था और यहाँ क्या था बेटा? टी टू डेस। तो वॉल्यूम तो आपने वही रखी है, V1 और V2। वॉल्यूम में चेंज, सॉरी प्रेशर सेम रहेगा, तो इस वॉल्यूम वाला तो ऊपर कर देंगे थोड़ा सा। ये तो प्रेशर वाला हो गया ना, वॉल्यूम वाले में ये ले लेंगे थोड़ा, मतलब मैंने गलती से बना दिया प्रेशर वाला, वॉल्यूम वाला में ये बना देंगे ना यहाँ पे। आप यहाँ पहुंचे हो तो ये आपके पास क्या है? टी टू डेस, और ये क्या है? T2। तो वॉल्यूम तो आपने वही रखी है, ये V1 थी और ये V2। तो मतलब इस टर्म की तो वैल्यू वही आने वाली जो वहां थी, यही तो एक्स्ट्रा आएगी, और ये जीरो आगे बस में। चलो जी आगे चले, हो गया। चलो ये था आपका बेटा सराउंडिंग और सिस्टम। क्लियर हो गया सबको? चलो जी नेक्स्ट क्लास में अपन आगे का पढ़ेंगे, ठीक है।